बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, ग्रुप मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ब्लड डिसऑर्डर को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हीमोफीलिया एक हेमाटोलॉजी स्पेशलिटी का ब्लड डिसऑर्डर है, बल्कि जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। इसको डिफाइन करने से पहले अगर हम गौर करें तो ये दो अल्फाज का मजमूआ है, दो अल्फाज से मिलकर बनता है। एक हीम, हीम ओ मिलाने के लिए होता है प्रीफिक्स और सफिक्स को, और फिलिया, फिलिया मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये जो पहली टर्म होती है इसको प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स यानी जो पहले फिक्स होती है, और ओ के बाद वाली टर्म को सुफिक्स कहते हैं। सुफिक्स यूं हमारी मेडिकल टर्म्स प्रीफिक्स और सुफिक्स से मिलकर बनती हैं। इसमें हीम प्रीफिक्स है और फिलिया सुफिक्स है। हीम का मतलब आप सब जानते हैं ब्लड, ब्लड, हेमरेज, हीमाटोमा, हीमोसाइट, हीमोफीलिया, बहुत सारे मकामात पर जो है वो हीम का लफ्ज आता है, हेमेटोक्रिट एटसेट्रा। तो हीम का लफ्ज जहां भी आएगा वो ब्लड को ज़हर करता है पैथोलॉजी या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। दूसरी जो सुफिक्स है इसमें वो है फिलिया, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली हमारे डॉक्टर साहबान को क्लिनिक पे फेस करना पड़ता है, हीमोफीलिया के बच्चे। तो अक्सर डॉक्टर साहबान का हुक्म था कि इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए, तो उनके हुक्म की तामील में मैं ये कर रहा हूँ। फिलिया, फिलिया का मतलब होता है लव, लव, अट्रैक्शन, अल्लाह, लव या अट्रैक्शन। अब लफ्जी मतलब तो इसका जो होता है कि ब्लड लवर या ब्लड अट्रैक्टर, ब्लड लवर या ब्लड अट्रैक्टर। एक्चुअली हीमोफीलिया इज अ genetic disorder, genetic disorder in which normal normal blood lacks some clotting factors and does not clot properly। यानी ऐसा डिफेक्ट जिसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड प्रॉपर क्लॉट न कर सके, ब्लड जम न सके, तो उसको हम कहते हैं हीमोफीलिया। मैं इसको थोड़ा और आसान कर देता हूँ। एक्चुअली जो इंसान है, इंसान, ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन क्लोज्ड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए हो रही होती है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। There are two kinds of circulatory system in the living organisms. One is called open circulation and other is called closed. Closed circulation का जो मतलब होता है कि ब्लड हमेशा वेसल्स के अंदर होता है। हमारी बॉडी में हमेशा ब्लड या तो ब्लड वेसल्स में होगा या फिर हार्ट में होगा। इसके अलावा नॉर्मल फिजियोलॉजी में ब्लड ना हार्ट से बह आ सकता है न वेसल से बहर आ सकता है। सर से लेकर पांव तक सर्कुलेट करेगा, लेकिन वेसल्स के अंदर, वो वेसल्स क्या हो सकती हैं? आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज। मजीद अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं तो एओर्टा, आर्टरी, आर्ट्रियोल, वेन, वीनोल, कैपिलरीज, वेना केवा, ये तमाम ब्लड वेसल्स में आएंगी तमाम। और एक चीज है हार्ट, या तो फिर ब्लड हार्ट के चैम्बर्स में होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी में ब्लड
खुला यानी ओपन नहीं फिर सकता। इन वेसल से बाहर अगर आएगा, इन वेसल से बाहर आएगा या हार्ट से बाहर आएगा तो ये हेमरेज कहलाएगी। हेमरेज, ब्लीडिंग, इसको कहते हैं ब्लीडिंग या हेमरेज, या जिसको हम उर्दू में जरियान खून कहते हैं, तो ब्लीडिंग कहलाएगी। इसके मुकाबले में कुछ जानदार ऐसे हैं, बर्ड्स हो गए बाकी, जिनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी उनके अंदर ब्लड ऐसे फिर रहा होता है जैसे झील, दरिया, नहर, समुद्र का पानी होता है, ओपन। लेकिन हमारे अंदर, क्योंकि हम ह्यूमन डॉक्टर हैं, हमारे अंदर ब्लड हमेशा क्लोज्ड वेसल्स के अंदर पाया जाता है, क्लोज्ड वेसल्स के अंदर। अब जब भी ये वेसल्स इंजर्ड होती हैं, जख्मी होती हैं, कोई ट्रॉमा आता है, कोई चोट आती है, जब भी इनमें से कोई भी वेसल्स, जितने को मैंने नाम लिया है, एओर्टा, आर्टरियोल, वेन, वीनोल्स, कैपिलरीज, जब भी ये जख्मी होती हैं तो वहां से आपने देखा होगा कि ब्लड ऊजिंग करना या ब्लीड करना शुरू कर देता है, ये बहर आना शुरू हो जाता है। अक्सर मकामात पर हमें एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपने देखा होगा कि खुद ब खुद कुछ देर बाद यहाँ पर क्लाट बन जाता है और ब्लड ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। यहाँ पर एक प्लग बनता है, क्लाट बनता है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। मैं आसान मिसाल दे दूं, फर्ज करें ये मेरी उंगली पे एक छोटा सा पिन लगा दें आप, पिन पिन जैसे लग भी जाता है, पिन लगा दें तो एक छोटा सा ड्रॉप ब्लड का बह आएगा। अब पिन लग गया ना तो पंक्चर हो गई। असूलन 5 लीटर ब्लड मेरी बॉडी में है, सारे का सारा इस सुराख के जरिए, चाहे उसको महीना भी लग जाए, वो बहर आना चाहिए, क्योंकि आपने पंक्चर कर दिया ना। जब वो पंक्चर हो गया, मैंने उसके ऊपर कोई दवाई भी नहीं लगाई, मैंने उसको खुला छोड़ दिया है, तो एक ड्रॉप बहर आया, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। तो जैसे पानी की टैंकी में से अगर कोई टूटी लीक कर रही है, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें से पानी गिर रहा है, तो चाहे हफ्ता लग जाए, टैंकी को खाली हो जाना चाहिए, क्योंकि ड्रॉप ड्रॉप गिर रहा है। इंसानी बॉडी में ऐसा नहीं है, और ये अल्लाह ताला ने हमें तोहफा दिया हुआ है, फ़बीज़िल्लाहिर्रब्बिकुम, कि यहाँ पर बगैर किसी एक्सटर्नल मेडिकेशन के, बगैर किसी एक्सटर्नल प्रोसीजर्स के, एक बॉडी को कुदरत ने अपना फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दिया हुआ है। बॉडी को कुदरत ने अपना फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दिया हुआ है, जिसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग यानी ब्लड का जम जाना, ब्लड का क्लॉट कर जाना। अच्छा, मैं साथ ये भी समझा दूं, ब्लड क्लॉटिंग 3 मकामात पर होती है, 3 मकामात पर होती है। 2 मकामात पर फिजियोलॉजी है और तीसरे मकामात पर पैथोलॉजी है। जब भी खून को आप बॉडी से निकाल के किसी बर्तन में डालेंगे तो वो जम जाएगा, फिजियोलॉजी है, वो जम जाएगा, क्लॉट कर जाएगा। जब भी आर्टरी की रप्चर होगी तो वहां भी ब्लड खुद ब खुद क्लॉट कर जाएगा, ये भी फिजियोलॉजी है। तीसरा ये है कि चलता हुआ ब्लड भी क्लॉट कर जाता है, चलता हुआ ब्लड, ब्लड वेसल्स के अंदर रनिंग ब्लड भी क्लॉट कर जाता है, ये पैथोलॉजी है। इसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं, थ्रोम्बस का बन जाना, थ्रोम्बोसिस, ये पैथोलॉजी है, क्योंकि ये थ्रोम्बोसिस बना रहा है। बर्तन में जम जाए, बर्तन में इसको जमना भी चाहिए, फिजियोलॉजी है। इस वेसल्स के मुंह पर, कटी हुई वेसल्स के मुंह पर, जख्मी वेसल्स के मुंह पर जम जाए, फिजियोलॉजी है, और इसको क्लॉट करना भी चाहिए। अब ब्लड की क्लॉटिंग में, ब्लड की क्लॉटिंग में सबसे अहम चीज तो हमारे ब्लड सेल्स हैं, जिनको प्लेटलेट्स कहा जाता है। प्लेटलेट्स, ये तो मेन चीज है ना, जैसे मेन एक मटेरियल होता है प्लेटलेट्स, मेन मशीनरी कह लें, मेन मशीनरी प्लेटलेट्स, जिसको आप कह सकते हैं कि मेन मशीन है, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। उनको इसलिए थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है कि वो थ्रोम्बस बनाते हैं, खून को जमाते हैं। पहली बात तो ये है कि ब्लड को क्लॉट करने के लिए यहाँ पर रीजनेबल क्वांटिटी में ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होने चाहिए। वो आपको पता है तकरीबन 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक, थोड़ा बहुत वेरिएशन हर लैब्स की होती है, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज है पर
माइक्रोलीटर या पर क्यूबिक मिलीमीटर पर माइक्रोलीटर। 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स होने चाहिए। लेकिन अकेले प्लेटलेट्स कुछ नहीं कर सकते। अकेले प्लेटलेट्स ये क्लॉटिंग का काम नहीं कर सकते। इनको क्लॉट करने के लिए 13 फैक्टर चाहिए। उनको कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। उनको ऐसे रोमन में लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स इनके प्रॉपर नाम है। लेकिन मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि फिर बहुत तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मसलन पहले फैक्टर को हम कहते हैं फाइब्रिनोजिन, दूसरे फैक्टर को कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन, इसी तरीके से 8वें फैक्टर को कहते हैं एंटी इमोलैटिक फैक्टर, 9वें फैक्टर को क्रिसमस फैक्टर। वो उनके, क्योंकि ये बेसिकली प्रोटीन्स हैं। बेसिकली ये फैक्टर्स क्या हैं? प्रोटीन्स हैं जो हमारा लिवर बनाता है लेकिन न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स की, जीन्स की एडवाइस के मुताबिक जो भी प्रोटीन सेल तैयार करते हैं वो हमारे क्रोमोसोम्स पर लगे हुए जीन्स के डीएनए आरएनए इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक लिवर सेल्स प्रोटीन बनाते हैं। तो ये 13 फैक्टर्स या 13 प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर blood clotting. These 13 factors help the platelets to form a platelets plug. प्लेटलेट्स प्लग का ये फायदा है कि फिर जहां से वो आर्टरी डैमेज होती है या आर्टरी फट जाती है उसके मुंह को वो प्लेटलेट प्लग बंद कर देता है, रिपेयर कर देता है, वहां से ब्लीडिंग रुक जाती है। दिस इज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। फिजियोलॉजिकली 3 मकामात पर ब्लड क्लॉट करता है। एक खुले ओपन बर्तन में फिजियोलॉजी है, अगर वहां आप एंटी कोगुलेंट फैक्टर डाल देंगे तो फिर क्लॉट नहीं करेगा, जैसे लैब वाले डालते हैं। लैब वाले जब आपका सैंपल लेते हैं वो उस ट्यूब के अंदर एंटी कोगुलेशन फैक्टर डाल देते हैं। या फिर ये किसी वेसल्स की मुंह पर क्लॉट करेगा, ये फिजियोलॉजी है। तीसरी सूरत यह है कि ये चलते हुए ब्लड में भी क्लॉट कर जाता है, सर्कुलेशन के दौरान भी ब्लड क्लॉट कर जाता है। वो बहुत बड़ी पैथोलॉजी है, जिससे आपको हार्ट अटैक होता है, जिससे ब्रेन हेमरेज होती है, जिससे ब्रेन इस्कीमिया होता है। देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस। अब हमें ये समझ आई कि ब्लड को क्लॉट कराने के लिए एक तो प्लेटलेट्स चाहिए, एक 13 फैक्टर चाहिए। 13 फैक्टर। इन 13 फैक्टर में अगर कोई फैक्टर डेफिशिएंट हो बॉडी में तो प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, और इसी डिसऑर्डर को कहते हैं हीमोफीलिया। यानी ब्लड लवर, थोड़ा सा उनको चोट लगती है, खून वो तो उनसे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, ब्लड लवर है ना वो, हीमोफीलिया। ब्लड अट्रैक्टर, ब्लड लवर, ये नाम पुराने फिजिशियन ने इसको दिया था। अब हमें ये समझ आई कि ब्लड को क्लॉट कराने के लिए प्लेटलेट्स प्लस 13 फैक्टर चाहिए। इन 13 फैक्टर्स में से अगर फैक्टर 8 अगर फैक्टर 8, इसको F8 भी कहते हैं, F8, अगर फैक्टर 8 जिसको एंटी हीमोलाइटिक फैक्टर कहा जाता है, पूरा नाम इसका है एंटी हीमोलाइटिक फैक्टर, तो पेशेंट हीमोफीलिया में चला जाएगा। अगर, अच्छा मैं इसको थोड़ा और आसान कर दूं। अब इन फैक्टर्स की बुनियाद पर, इन फैक्टर 13 फैक्टर्स हैं, 13, इन फैक्टर्स की बुनियाद पर हीमोफीलिया को 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है इन 4
इन 13 फैक्टर्स की बुनियाद पर। एक को कहते हैं हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए, जब आपके पास कोई केस है तो सबसे पहले आपने देखना है कि इन 4 टाइप्स में तो कौन सी टाइप का बच्चा है, कौन सा हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी, हीमोफीलिया सी और पैरा पैरा हीमोफीलिया। पैरा हीमोफीलिया 4 टाइप्स हो गए। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी और पैरा हीमोफीलिया, 4 इसकी टाइप्स हो गई। हीमोफीलिया ए में भी ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, हीमोफीलिया ए में भी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। अब हमने पढ़ा कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट्स जरूरी है और 13 फैक्टर्स। अच्छा, पहली बात यह है कि हीमोफीलिया का प्लेटलेट्स के साथ कोई तल्लक नहीं, वो एक और काज है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिसे कहते हैं। प्लेटलेट्स कम हो जाएं और वो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, वो एक और मैटर है। हीमोफीलिया में डॉक्टर साहबान याद रखने वाली ये बात है कि हीमोफीलिया में हमेशा क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी और हीमोफीलिया ए में, हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है। फैक्टर 8 हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है। हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है। हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की कमी होती है। हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की कमी होती है। हीमोफीलिया सी में, हीमोफीलिया सी में फैक्टर 4 की डेफिशिएंसी होती है और पैरा हीमोफीलिया में फैक्टर 5 की सॉरी इसमें फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी होती है, सॉरी 4 नहीं 11। हीमोफीलिया सी में फैक्टर 10 और 11 11 की डेफिशिएंसी होती है और पैरा हीमोफीलिया में फैक्टर 5 की डेफिशिएंसी होती है। आपको जो हीमोफीलिया मिलेंगे वो ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, पैरा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी, हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी, हीमोफीलिया सी में फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी और पैरा हीमोफीलिया में फैक्टर 5 की डेफिशिएंसी, फैक्टर 5 की डेफिशिएंसी। अब ये जो दो हैं हीमोफीलिया ए और बी, जो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 है, ये एक्स क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। एक्स क्रोमोसोम्स जिसको हम कहते हैं जेंडर क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स पर पाए जाएंगे। और ये जो दो हैं ये ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स पर पाए जाते हैं, जो हमारे हमारे बॉडी में, हमारे सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 23 पेयर्स, तो 44 क्रोमोसोम्स और 22 पेयर्स को ऑटोसोम्स कहते हैं। एक क्रोमोसोम्स, एक पेयर को हम कहते हैं जेंडर जेंडर क्रोमोसोम्स, जेंडर क्रोमोसोम्स या इसको सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है, जो जेंडर को डिटरमाइन करते हैं। आज इतना काफ़ी है क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा फिर लेक्चर प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो इंशाल्लाह इसको मैं दूसरे पार्ट में, पार्ट सेकंड में खैर इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि ये कौन से क्रोमोसोम्स पर वाक़ होते हैं और कैसे ये जेनेटिकली इनहेरिट होते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। हीमोफीलिया
ब्लड फिलिया लवर, ब्लड लवर कहते हैं. Actually, this is the genetic blood disorder. And there will be problem in the clotting of blood due to deficiency of clotting factors. There are 13 clotting factors which work, which coordinate with the platelets to form a blood clot. उसी blood clot का न बनना due to deficiency of clotting factor is called hemophilia. Allah Hafiz.